मैं खामोशी से सड़क क्रॉस करने लगा। मेरा ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। हम जीप के करीब पहुंच गए। उसने मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अपने बाएं हाथ में थामकर उसने पिस्तौल की नाली मेरी पसलियों के साथ लगा दी और दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दी। रात के 10:30 का अमल होगा। तरचनापुली शहर की सड़कें ट्रैफिक से खाली थीं। उसे जीप चलाने, घुमाने और स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। डायल की सुई बता रही थी कि जीप 35 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। शायद पुलिस स्टेशन करीब आ रहा था। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन उसी वक्त कुदरत ने मुझे एक सुनहरा मौका दिया। एक ट्रक बगली सड़क से निकलकर अचानक सामने आ गया। उसने एकदम ब्रेक लगाए और उसका बायां हाथ, जिसमें पिस्तौल था, कुदरती तौर पर स्टीयरिंग की तरफ उठा। मैंने दाएं हाथ की शदीद ज़रब उसकी कलाई पर लगाई। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मैंने पिस्तौल पर हाथ डाला तो उसने बायां हाथ मेरी गर्दन पर मारा। दूसरी तरफ ट्रक तूफानी अंदाज में हमारे पहलू से निकल गया। जीप का तवाज़ुन बिगड़ गया। दूसरे लम्हे ही पिस्तौल मेरे हाथ में था और उसकी नाल एजेंट की गर्दन से लगी थी। जीप को वापस मोड़ो, मैंने हुक्म दिया। उसने जीप खामोशी से मोड़ ली, मगर बहुत जल्द सड़क के किनारे ले जाकर रोक दी और बोला, तुम पुलिस की जिद से नहीं बच सकोगे। मेरे साथी जो सलमा में मेरे साथ खड़े थे, मेरे खुफिया इशारे पर थाने खबर कर चुके हैं और वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंने जवाब देने की बजाय ट्रैगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। गोली उसकी गर्दन फाड़ती हुई निकल गई। खून उबल पड़ा और वो स्टीयरिंग पर झुक गया। मैंने उसे जीप से नीचे गिराया और जीप स्टार्ट करके उसे तूफानी रफ्तार से चलाता हुआ सलमा घर के अकब में कोई 1 फरलांग के फासले पर लाकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी। पिस्तौल जेब में रखा और जीप से कूद गया। मैं फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में तेज तेज चला जा रहा था। होटल की लॉबी सुनसान पड़ी थी। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। मेरी कमीज पर कॉलर के करीब थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैं गर्दन खुजाने के बहाने कॉलर को हथेली से ढांपे होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने कमीज उतारकर कैंची से कॉलर काट डाला, फिर उसे पुर्जे पुर्जे करके फ्लैश में बहा दिया। पिस्तौल को खोल कर देखा, उसमें अभी गोलियां मौजूद थीं। मैंने उसे पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और बत्ती बुझाकर खिड़की से पर्दा हटाकर नीचे देखा। होटल का फ्रंट पोर्शन खाली था। मैं बिस्तर पर लेट गया। ज़हन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सुबह इस इंडियन अफीसर की लाश और जीप मिल जाएगी। पुलिस इस सारे इलाके की तलाशी के लिए निकल खड़ी होगी। इस सूरत में मुझे पिस्तौल अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं उठ बैठा। उस होटल के पिछवाड़े एक बाग था जो रात के वक्त अंधेरे में डूबा था। मैंने पिस्तौल को रुमाल में लपेटा और बाग में ले जाकर एक जगह दफन कर दिया तो मेरे जहन से एक बोझ सा उतर गया। रात के 1 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो काफ़ी दिन निकल आया था। नहा धोकर मैं नीचे नाश्ता करने आ गया। ब्रेकफास्ट रूम में एक गैर मुल्की से जोड़ा भी नाश्ता कर रहा था। मैंने अखबार देखा, उसमें किसी CID अफीसर के कत्ल की खबर नहीं थी। अपने कमरे में आकर मैंने रेडियो खोला। अंग्रेजी न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो गया। मैं गौर से सुनने लगा। ये मकामी खबरें थीं। न्यूज़कास्टर बता रहा था कि संथिया रोड पर गुज़िश्ता रात इंडियन पुलिस के एक सीनियर अफीसर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस सरगर्मी से कातिल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि यह वारदात किसी गैर मुल्की जासूस ने की है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। दोपहर को पुलिस के 2 इंस्पेक्टर होटल में भी आ गए, मगर थोड़ी देर होटल के मैनेजर से बात करके वापस चले गए। होटल के मैनेजर ने अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे दी थी। ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हुई। मैं पूछ-गुछ से महफूज रहा। मैं शाम तक अपने कमरे से नहीं निकला। अब एक नई परेशानी बार बार मेरे दिल में सर उठा रही थी। जिस अफीसर को मैंने हलाक किया था, उसने सलमा की लॉबी में खड़े अपने साथियों को खुफिया इशारे से मेरे बारे में बताया था। गोया उन्होंने मुझे देख लिया था और मेरी यानी कातिल की शनाख्त हो चुकी थी और अगर उनसे आमना सामना हो गया तो वो मुझे फ़ौरन पहचान लेंगे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।